तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने है फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग। तो नाम से क्लियर है भाई, क्या है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब इंटेंजिबल थिंग, यानी वो सर्विसेज जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको देते हैं, वो सर्विसेज को हम फाइनेंशियल सर्विसेज कह देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई बैंक मतलब कोई बैंक ने आपको लोन दिया है, या फिर आपने कहीं से इंश्योरेंस लिया है, यानी कहीं से आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो सारी सर्विसेज किसके अंदर आ जाएंगी? फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी। और मेनली इन सर्विसेज का मकसद क्या होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाए, उनकी सारी नीड्स को पूरा किया जाए, और एक तरह के उनकी जो सेविंग्स है उनको अच्छे से यूटिलाइज भी करना इसका मेन रोल रहता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल सर्विसेज में और क्या चीज़ें हैं, दैट मीन्स यू कैन से कि इंडिविजुअल्स को एडवाइजरी वे में हेल्प करना, यानी उनको एडवाइस देने में ज़्यादा हेल्प करना, ये भी एक तरह की सर्विसेज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं। यानी अगर आप मर्चेंट बैंकिंग का चैप्टर करोगे तो वो क्या है, एक एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। तो आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब मेन चीज़ आती है कि फीचर्स तो नॉर्मली इसमें वही कंसिडर किया जाएंगे, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो बनता है प्लेयर्स का, कि इसमें कौन कौन से जो पर्सन्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। यानी इन सर्विसेज के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं जिनको ये ज़रूरत होती है या जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली बैंक सबसे पहले आएंगे, लीजिंग कंपनीज आ सकती हैं, मतलब लीजिंग कंपनीज जो होती हैं वो भी हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं। कोई फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग का चैप्टर पूरा आगे आएगा, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मर्चेंट बैंकर्स के बारे में बात करी मैंने अभी, वो भी हम डिटेल में आगे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली वही सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई इतना टफ पार्टिसिपेंट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, जो अगर आ भी गया तो आप लिख सकते हो। अब बात आ जाती है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, कि इसकी इंपॉर्टेंस या इसका रोल क्या है। राइट। तो जब भी रोल की बात आती है या इसकी इंपॉर्टेंस की बात आती है तो एक चीज़ याद रख लेना कि इकोनॉमी में तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है भाई। तो एक इंपॉर्टेंस तो ये तो पक्की है कि इकोनॉमी को डेवलप करने में हमेशा हर चीज़ काम आती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी क्या करती हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करती हैं, ये इसका पहला इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसके बाद कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस को स्मूथ फंक्शनिंग देनी है तो फाइनेंशियल सर्विसेज उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है, ट्रांजैक्शंस को स्मूथ वे में फंक्शंस करवाने में मदद करती है। इसके बाद कोई भी डाइवर्सिफिकेशंस का रिस्क हो तो सर्विसेज के थ्रू हम उस मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू हम उस रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यानी वो रिस्क हमें कम रहेगा, क्योंकि अगर हमें सर्विसेज टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो हमें कोई भी डाइवर्सिफिकेशंस की और ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा और उसका जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर इकोनॉमी को डेवलप करने में फाइनेंशियल सर्विसेज ने थोड़ा सा हेल्प की है हमें, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है तो क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी ओर ज़्यादा हमें मौका मिलता रहेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी। इसी तरीके से बहुत सारी और भी इम्पॉर्टेंस हैं, बहुत सारे और भी ऐसे रोल हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको और ज़्यादा और ध्यान देना पड़ेगा हमें। वो क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की जो मतलब मतलब इसका जो एरिया है या इसका स्कोप है ना, वो सिर्फ हाई लेवल इनकम पीपल की ओर है, यानी लो लेवल की ओर नहीं है। यानी जो लो लेवल इनकम पीपल्स है ना, वो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ़ायदा नहीं ले पाते। तो ऑब्वियसली इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि लो लेवल इनकम तक ये सर्विसेज ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। तो वो भी इंडिविजुअल ना, तो ऑब्वियसली उनका उन तक नहीं पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारी। सेकंड, हाई लेवल ऑफ डेट इसमें होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई स्टूडेंट लोन लेना है तो उसको लेने के लिए इतनी अमाउंट पर्टिकुलर हमें पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि इतने का ही लोन मिलेगा, और ऑब्वियसली उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है कई बार। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एक तरीके की कह लो ये भी प्रॉब्लम है कि उसमें हाई लेवल ऑफ डेट्स क्रिएट होते हैं। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वे में ले जाती हैं। थर्ड आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इतनी सारी सर्विसेज आ चुकी हैं, इतनी सारी डिफरेंट नेचर्स की सर्विसेज आ चुकी हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है ना फाइनेंशियल सर्विसेज और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसको समझना मुश्किल है और इन्वेस्टर्स आसानी से इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो कॉम्प्लेक्स नेचर है इसका। थर्ड वन, ओ सॉरी फोर्थ वन है फ्रॉड एंड थ्रेट
ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मतलब क्या है इसका कि सपोज करो कहीं पे आज में क्या हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग्स के केसेस आ रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी इसी में आ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थेफ्ट्स वगैरह जो हो रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी केसेस फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रॉब्लम है कि हम इसे बेस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसके अलावा रेगुलेटरी इन रिक्वायरमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा होनी, मतलब इसकी बन चुकी हैं कि यानी अगर फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, तो वहाँ पे हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जिसको हमने फॉलो करना है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन इस सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसे इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो कहता है कि ये एक हमारी प्रॉब्लम है कि हम सर्विसेज देना तो चाहते हैं, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, जिसको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो ये भी उनकी एक प्रॉब्लम है। तो ये आपका जो चैप्टर था फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो आपका इतने में कवर हुआ, यानी उसमें मेन मेन चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम इसमें जो प्लेयर्स थे यानी पार्टिसिपेंट्स थे, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, यानी हमारे अगले फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दैट इज मर्चेंट बैंकिंग। अब मर्चेंट बैंकिंग क्या है? एक चीज़ तो समझ लो कि भाई बैंक का तो आपको मतलब सबको पता है, लेकिन जब वर्ड साथ में मर्चेंट आ जाता है ना, तो इट मीन्स कुछ ऐसी और सर्विसेज जो बैंक का काम नहीं है, लेकिन बैंक उनके रिगार्डिंग काम करने वाला है या कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा जो वर्क्स जो बैंक के फंक्शंस में नहीं भी आते फिर भी बैंक्स कर रहा है, तो वो एक तरीके से मर्चेंट बैंकिंग के नाम में आ जाता है। लेकिन ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग अगर आप कहना चाहते हो तो कॉम्बिनेशंस ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज कंसीडर्ड एज मर्चेंट बैंकिंग। यानी कोई ऐसा बैंक जो बैंकिंग के फंक्शंस भी कर रहा है और साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं उनके लिए, तो वो बैंक क्या है? मर्चेंट बैंकिंग के अंडर आ जाता है। यानी इसमें अगर आप कहो तो इसमें स्किल ओरिएंटेड सर्विसेज हो गई, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, या फिर बहुत सारी और ऐसी कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो इसके अंडर आती हैं, और ये बैंक हमें प्रोवाइड करता है। अब मेनली फीचर्स को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, ऑब्वियसली ये तो थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सभी फुल चैप्टर में से कुछ कुछ पॉइंट्स निकल आते हैं बीच में। यानी जैसे कि इसमें डिसीजन मेकर्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मर्चेंट बैंकिंग का नाम ही बैंकिंग फंक्शंस प्लस कंसल्टेंसी है, तो डिसीजन मेकर्स इसमें बहुत ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। दूसरा, डिसीजन लेना भी बहुत आसान होगा, यानी क्विक डिसीजन प्रोसेस है। इंफॉर्मेशंस इनके पास बहुत सोर्सेज होने होंगे, क्योंकि अगर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो तभी हम कंसल्टेंसी कर दे सकते हैं सर्विसेज दूसरों को। ये भी पॉइंट है। फोर्थ वन आ जाता था लूज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है ना वो लूज है अभी भी, यानी इसकी इवेल्युएशन अभी हो रही है, अभी पूरी नहीं हुई, यानी ये अभी तक चलता जा रहा है। यानी इसका ग्लोबलाइजेशन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इतना नहीं है जिसमें आप कह लो कि पूरे बेनिफिटेड हो लोग, यानी ज़्यादातर लोग इसके बारे में अभी तक जानते नहीं हैं। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जिनको आप देख लेना। अब मेन हमारा जो फोकस रहेगा इसके अंडर जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, इसकी कह लो कि सर्विसेज क्या है ये जो प्रोवाइड करता है, या इसका स्कोप क्या है, या इसमें जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनका मेन रोल क्या है। तो उनकी ओर देख लेना कि जो स्कोप है वो क्या है। सबसे पहले कॉर्पोरेट काउंसलिंग, यानी एक तरीके से कंपनीज की मदद करना। सबसे पहले कि कंपनी को कहीं पे भी ज़रूरत है कोई डिसीजन लेने में, कोई फंड की ज़रूरत है, कोई सर्विसेज चाहिए, तो ये बैंक उनको सबसे पहले आगे आकर कहता है कि आइए आपको सारी प्रोवाइडिंग हम करेंगे, कोई इच्छा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट काउंसलिंग, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का केस आता है या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस चाहिए, कोई एडवांस चाहिए, तो ये बैंकिंग आपके लिए सबसे पहला बेनिफिटेड है जो आपको मदद करता है। ठीक है। थर्ड वन, लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बैंक के साथ जुड़े तो होते हैं, पर उनको लोन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग के पास जाते हैं, क्योंकि ये आपको लोन सिंडिकेशंस की प्रॉब्लम लोन सिंडिकेशंस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी एक तरीके से लोन खुद प्रोवाइड करके क्लाइंट्स की मदद करता है। यानी क्लाइंट्स को नहीं कहता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने देंगे हम, अगर आपको लोन चाहिए तो आप हमारे पास आइए, हम खुद ब खुद आपके लिए लोन अरेंज कर देंगे कहीं से। तो ये क्या है, एक तरह से लोन सिंडिकेशंस की इनकी मदद करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फोर्थ, कैपिटल इश्यूज कोई भी होंगे तो उनको मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छा कह लो एक बैंकिंग सिस्टम है, जो आपके एक्शंस और प्लान्स को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करता रहता है। यानी किसी भी तरीके से कह लो कि आपके प्लान्स को लेट डिले नहीं करने देता। तो ऑब्वियसली इसका मेन ये भी रहता है कि किसी भी कैपिटल इश्यूज को जल्दी से मैनेज कर लिया जाए ताकि टाइमली डिसीजंस भी हो जाएं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
अब पोर्टफोलियोज़ आप बहुत ज़्यादा देखते हो, डाइवर्सिफ़ाई पोर्टफोलियोज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो जो पोर्टफोलियोज़ आप बना के रखना चाहते हो, उनको मैनेज करना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है टाइमली। तो आप क्या कर सकते हो, मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू उस चीज़ को भी मैनेज आसानी से करवा सकते हो। यानी पोर्टफोलियोज़ को हैंडल करना भी मर्चेंट बैंकिंग की एक सर्विस है, जो आपको प्रोवाइड की जाती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप जो हमारे क्लाइंट हैं, वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे, तो मर्चेंट बैंकिंग कहता है कि डोंट वरी, हम हैं। और इसके बाद एडवाइजरी सर्विसेज टू मर्जर्स एंड टेकओवर्स। अगर आपने कहीं पे कोई मर्ज करनी है, यानी किसी कंपनी ने किसी और कंपनी को मर्ज करना है या टेक ओवर करना है, तो ये बैंक उस चीज़ की पूरी जांच पड़ताल करके कंपनी को मदद कर सकता है कि क्या इसे मर्ज करना सही रहेगा या टेक ओवर करना सही रहेगा। तो कोई भी चीज़ होगी, ये आपको उस तरीके से एक्शन लेने के लिए कहेगा। इसी तरीके से इसकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, उनको देख सकते हो कि कोई फ़ायदे अगर देखें तो ये फ़ायदे इसको ही कन्वर्ट करके आ गए हैं कि कहीं पे आपके फाइनेंस की, अगर आप कहो कि सरप्लस इशू है, मतलब आपने अपने प्रॉफिट को कहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो ये बैंक आपकी अच्छे से मदद करता है पहले नंबर पे। दूसरा, साइन ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने पीछे पढ़ी कि प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस देना, उसकी मतलब लोन सिंडिकेशंस हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को वो क्या कर रहा है, एक साथ ही कर रहा है। तो जब एक साथ इन सभी एक्टिविटीज़ को एक ही जगह पर करना, मर्चेंट बैंकिंग का एक फ़ायदा है कि ये क्या कर रहा है, साइन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी सारी एक्टिविटीज़ को बाइंड कर रहा है अपने साथ। ठीक है। थर्ड वन, कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये टाइमली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मेंटेन करके रखता है कि कहीं पे अगर किसी गवर्नमेंट का कोई रूल है, कोई रेगुलेशंस है जो उन्होंने कहा है कि हमें फॉलो करनी है, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये हर तरीके से अपने आप को कंप्लाइड करता है कि कहीं पे किसी को ये इशू ना आए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती बैंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ वन आ गया कि आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में डील करनी है या आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी बात करी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे से अगर आप बात करो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो ये आपको अच्छे से उसमें इन्वेस्ट भी करवा देता है और उस अपॉर्चुनिटी से क्या बेटर रिटर्न्स मिलेंगे उसके लिए आपको बता भी देता है। तो ये आपकी पूरी तरीके से मदद करता है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके अपने आप वो पोर्टफोलियो जो है आपका मैनेज कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से कुछ अपनी वो देख लीजिए डिसएडवांटेज, देख सकते हो आप कि अगर इतनी सारी सर्विसेज कोई बैंक अगर प्रोवाइड करेगा तो भाई वो चार्ज भी करेगा हाई फीस और कमीशन भी लेगा। ठीक है। उसके बाद ओनली फॉर द लार्ज कोऑपरेटिव बिजनेस। अब इतनी सारी सर्विसेज का जो काम होता है ना, वो एक बिजनेस जो होते हैं बड़े बड़े उनके लिए ही होता है। ये नहीं कि छोटे बिजनेस इसमें नहीं आ सकते। वो जो फीस है ना इतनी बड़ी, वो कोई कोई बिजनेस ही अपना पूरा करके इस सर्विसेज को लेता है। तो ऑब्वियसली ये जो फीस और एक्सपेंस और ब्रोकरेज है ना, ये छोटे फर्म्स आसानी से हैंडल नहीं कर पाते। वो कहते हैं माफ़ करो हमें, चले जाते हैं। ठीक है। थर्ड वन आ गया कि नेचर ऑफ सर्विसेज डील विद रिस्क। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो रिस्क के साथ बहुत ज़्यादा डील कर रही होती हैं। यानी अगर ये बैंक आपको सर्विसेज दे भी रहा है ना, तो ये साथ साथ में इसका मतलब ये नहीं कि इसको कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें इनको रिस्क हो जाता है कि क्या अब ये सर्विसेज देने से इनको तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, यानी मर्चेंट बैंकिंग के अंडर तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये भी बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जिनके साथ खेलते हैं कि आपको बेनिफिट हो जाए, हमें भी बेनिफिट हो, इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी इनके साथ रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जितनी ज़्यादा सर्विसेज उतने ज़्यादा रिस्क। ठीक है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना पड़ेगा साथ साथ। इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को भी देख लेना कि आज के टाइम में कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये मर्चेंट बैंकिंग भी कहता है कि भाई सर्विसेज तो हम दे रहे हैं, लेकिन कंपटीशन हमारे लिए भी है, क्योंकि ये सर्विसेज बाकी इंस्टीट्यूशंस भी साथ साथ अपनाए जा रहे हैं। सेकंड, रिस्क को मैनेज करना। वही बात आ गई, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क। उन सभी को ये हैंडल करता है एक टाइम पे। तो उन सभी रिस्क को हैंडल करना भी बहुत 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 मुश्किल है। ये एक इनका एक चैलेंज है या इनकी प्रॉब्लम है जिनको टाइमली मैनेज करना हमें चाहिए। ठीक है। कॉस्टली और एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली जो मर्चेंट बैंकिंग है इतनी सारी सर्विसेज देगा, तो हमने नीचे भी बात करी, एक्सपेंसिव और कॉस्टली है, जिसने हाई चार्ज ऑफ फीस हैंडल आउट करनी है। और टेक्नोलॉजी चेंज, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज बदलेंगी तो टाइमली उसे क्या करना पड़ेगा हमें, कह लो कि मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चैलेंज है जो मर्चेंट बैंकिंग को टाइमली अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अब मर्चेंट बैंकर का रोल क्या होता है?
मर्चेंट बैंकर कहता है कि अगर मैंने कोई रोल करना है तो वो हर तरीके का रोल करता है। अंडरराइटर है, यानी कहीं पे शेयर्स की कमी आ गई, आप हमारे साथ डील कर सकते हो, मतलब अंडरराइटर्स जो होते हैं उस तरीके से काम कर लेता है। कॉर्पोरेट एडवाइज़र, वो हमने ऊपर ही बात करी। कहीं पे प्रमोटर का काम करना है, यानी कंपनी को शुरू करने से पहले कोई सलाह देनी है या कंपनी के शुरू करने में मदद करनी है, कोई आइडिया जनरेट करके देना है, तो ये प्रमोटर का काम करता है उसमें। कोई बैंकर का काम करना है, जैसे बैंकिंग के फंक्शंस जो जो करना होते हैं वो भी ये जो मर्चेंट बैंकर है वो करता है सारे काम। कोई मैनेजर का रोल अगर कंपनी में लेकर जाना है, यानी कोई कंपनी चाहती है कि हमारे मैनेजर में ऐसी कैपेबिलिटीज़ हों जो मर्चेंट बैंकिंग करता है, तो मर्चेंट बैंकिंग कहता है डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, आप हमें ही, हमारे मर्चेंट बैंकर को ही क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इस चीज़ में लगा सकते हैं, वो एज अ मैनेजर आपका सारा काम कर देगा। इसके बाद कोई ट्रस्टी का काम करना है, यानी पूरी एक कह लो इंस्टीट्यूशन को हैंडल करना है, तो वो भी एक काम मर्चेंट बैंकिंग कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ डील करने के लिए भी मर्चेंट बैंकिंग के अंडर कोई ऐसे पर्सन्स होते हैं जो पूरी एक्टिविटीज़ को एक साथ मैनेज करने का मतलब काम करते हैं, या फिर एक ऊपर से कह लो कि सुपरवाइज करते हैं सारी चीज़ों को। कोई फाइनेंशियली एक्सपर्ट करने के लिए काम चाहिए, यानी अगर किसी कंपनी ने कहा है कि हमें फाइनेंशियली एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, तो वो मर्चेंट बैंकिंग के पास जा सकता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर एक ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी अपना काम करते हैं, यानी उनके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी भी होती है कि कहीं पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बनना है तो वो बनकर आपको मदद कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये आपकी कंसल्टेंसी, तो चलो आपको पता ही है, ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई इसमें। तो ये आपके कुछ रोल हैं जो मर्चेंट बैंकर अपने मतलब बैंकिंग के अंदर निभाता है, कि सभी को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो वो इस तरीके से अगर कोई सर्विसेज चाहता है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मर्चेंट बैंकिंग। अगर आप कहोगे कि आपने ग्रोथ या इवेल्युएशंस के बारे में पढ़ना है कि मर्चेंट बैंकिंग का क्या ग्रोथ है, क्या इवेल्युएशन है इसकी, तो आप उसे भी डिटेल में फर्दर जो डिटेल एग्जाम्पल है आपकी उसमें पढ़ सकते हो, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है वो भी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टरिंग का। अब फैक्टरिंग क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करिए अच्छे से। फैक्टरिंग मीन्स दैट टाइप ऑफ फाइनेंस, एक तरह से कह लो कि ये ना एक फैक्टर की तरह, फैक्टर क्या होता है भाई, बीच का मतलब थर्ड पार्टी के साथ डील करना। ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि एक लिंक वाला पर्सन। कौन सी लिंक वाला पर्सन? जो जैसे मेरी कंपनी है, सपोज करो आई हैव अ कंपनी, मतलब एक प्रोसेस की तरह बता रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस नीचे आ जाएगी। चलो मैं प्रोसेस के वे से ही आपको बता देता हूँ कि फैक्टरिंग क्या है। ठीक है, फैक्टरिंग क्या है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फैक्टरिंग, या फिर प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग, राइट। तो अब जैसे मैं सेलर हूँ, अनदर वन इज बायर, और एक तीसरा पर्सन होता है फैक्टर। ठीक है, सेलर क्या करता है, सबसे पहले जैसे नंबर वन देख लो, सेल्स द गुड एंड रेजेस द इनवॉइस टू द बायर। मतलब बायर ने सेलर से गुड्स खरीदे और उसने उसे क्या दे दिया, इनवॉइस दे दिया, और साथ ही में वो इनवॉइस एक बंदे को दे दिया जो है फैक्टर। ठीक है, इससे क्या हुआ बताता हूँ। ये फैक्टर कौन था बीच में? अब ये फैक्टर आया ना बीच में, ये क्यों आया? ये एक थर्ड पार्टी आई जिसने उसी समय उसे पैसे दे दिए कि ये लो भाई, बायर की तरफ से मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन कितने पैसे दिए हैं? 75 या 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। सपोज करो 1000 रुपए की चीज़ है, 7500 या 8000, मतलब सॉरी 750 या 800 आपको पैसे मिल गए। उस फैक्टर ने आपको इतने रुपीस दे दिए, लेकिन पूरी अमाउंट अभी तक नहीं दी। वो कब देगा? ऑब्वियसली चौथा स्टेप यानी फोर्थ स्टेप क्या होगा? अब बायर की उड़ीक खत्म करेगा वो, मतलब ऑब्वियसली बायर ने अभी तक पैसे नहीं दिए। बायर क्या करेगा? अब फैक्टर को पैसे देगा, क्योंकि उस इनवॉइस में जब उसने इनवॉइस बायर को भी दिया था, उसने ये कहा था कि तुम आप हमें पैसे अभी मत देना, आप फैक्टर को दे सकते हो, फैक्टर से हमने आपके पैसे ले लिए हैं जितने बनते थे, राइट। अब बायर का ये मकसद है कि वो फैक्टर को पैसे दे दे। ठीक है, अब वो फैक्टर को पैसे दे रहा है, फैक्टर को जब पैसे मिल जाएंगे पूरे के पूरे उस इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, देन फैक्टर सेलर को बताएगा, और जो बाकी बची पेमेंट है वो भी दे देगा, यानी 100% पेमेंट हो गई। लेकिन क्या अभी ये तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल काम था? नहीं, अब फैक्टर ने बीच में जो लिंक क्रिएट किया है, उस क्रिएशन में उसने कमीशन भी लेनी है, उसने फीस भी लेनी है। तो ऑब्वियसली जब पूरी पेमेंट वो कर देगा, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा? सेलर भी फैक्टर को उसकी कमीशन या फीस के पैसे दे देगा।
अब इसमें क्या समझ आया आपको? समझना क्या है कि फैक्टरिंग एक तरह से थर्ड पार्टी है जो एट अ डिस्काउंट आपको इमीडिएटली क्या दे देती है, इन सिंपल फाइनेंस दे देती है। यानी अगर सेलर कह रहा है कि बायर ने पैसे नहीं देने उस समय, या उसने क्रेडिट पे चीज़ ली है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पैसे मिल नहीं रहे बायर से, हम ये कह रहे हैं चलो ठीक है क्रेडिट पे ले जाओ। लेकिन बात वहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे आती है कि अगर कंपनी को उसी समय फाइनेंस चाहिए या सेलर को उसी समय फाइनेंस चाहिए, तो फैक्टरिंग एक ऐसा लिंक है जिससे सेलर कहता है कि बायर तुम भी मत निराश हो, तुम उसे पैसे दे देना, फैक्टर उसी समय मुझे पैसे दे देगा। बस इतना सा दुख होता है इसमें कि हमें सेलर को सॉरी हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारा फैक्टर है उसको कमीशन या फिर फीस देनी पड़ती है। यानी एट इमीडिएटली जो हमें फाइनेंस चाहिए उस पर्पस के लिए एक फैक्टरिंग का प्रोसेस है जो हमें काम आता है। यानी इससे बायर भी निराश नहीं होगा, फैक्टर से भी हमें पैसे टाइमली मिल जाएंगे, यानी उसी समय लिक्विडिटी जो पोजीशन है वो हमारी बनी रहेगी। ऑफ कोर्स अगर मैं एक चीज़ बात कहूँ यहाँ पे, वो क्या है कि ये प्रोसेस के ज़रिए सब चीज़ों को फ़ायदा ही होने वाला है, सिवाय एक सेलर थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि यार मेरे कुछ पैसे कमीशन या फीस में फैक्टर को जा रहे हैं। लेकिन इतना भी तो है कि इमीडिएटली कैश आपका बना रहेगा, कभी कमी नहीं होगी, राइट। तो ये आपकी एक फैक्टरिंग की प्रोसेस है और इसी में ही आपका मीनिंग छुपा हुआ है कि एक ऐसा फाइनेंस सोर्स जिसमें इनवॉइस हम अपनी थर्ड पार्टी को देते हैं ताकि हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स टाइमली पूरी होती रहें। उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम कह देते हैं फैक्टरिंग। ठीक है जी। तो ये एक टोटली मैंने कंसेप्ट बता दिया कि फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है। अब बात आती है कि फैक्टरिंग के अंदर फीचर्स भी इसमें कवर हो गए, वो तो आप कर लोगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ें होती हैं जिनके फ़ायदे भी देखने होते हैं, तो फ़ायदों में अगर मैं ये बात कहूँ तो इमीडिएटली इनफ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। यानी आपको ये डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार मैंने क्रेडिट पे दे दिया है, मुझे थोड़े समय बाद पैसे मिलेंगे। जब फैक्टरिंग करते हो तो उसी समय पैसे मिल रहे हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएट कैश फ्लो हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि ग्रो हो जाएगा बिजनेस टाइमली, आपको कभी भी फाइनेंस की कमी नहीं आएगी, तो टाइमली आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। इसी वजह से आपकी कोई मतलब बीच में लैकिंग नहीं होगी फंड्स की कभी भी। थर्ड वन इज बैड डेट अगर होते हैं तो उसको मतलब उस केस में फैक्टर को बियर करने पड़ेंगे, सेलर का नुकसान भी खत्म। यानी सेलर इसीलिए भी फैक्टरिंग करता है कि भाई बैड डेट का नुकसान मेरा नहीं है, बैड डेट अगर हुए भी तो बेचारा फैक्टर भुगतेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, यानी इसमें फैक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि वो बायर का इनवॉइस लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। तो फैक्टर भी अपने रिस्क को देखकर ही लेता है सब कुछ। अदरवाइज अगर उसने ले लिया, उसने सेलर को पेमेंट करने का कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ही बैड डेट बियर करेगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि आप बैंक से भी जल्दी अगर पैसा लेना चाहते हो तो उससे जल्दी आप फैक्टर से ले सकते हो। यानी ये आपको बैंक से भी जल्दी पैसे देने की क्षमता रखता है, ये इतना बेटर क्विकली फाइनेंस सोर्स है ये आपके लिए। और द फिफ्थ वन इज, इसमें आप कह सकते हो कि आप सेलर को सिग्निफिकेंट गाइडेंस दे देते हो कि क्रेडिट पे आप अपना उधार जितना दे सकते हो उतना दे लो, कोई इशू नहीं है, हम आपको पैसे टाइमली देते रहेंगे। यानी इससे वो कहता है कि कस्टमर को आप सेटिस्फाई आसानी से कर सकते हो और क्रेडिट पे चीज़ दे सकते हो, इससे डरिए मत, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये आपके 5 क्या हो गए फैक्टर्स के कुछ एडवांटेजेस हो गए। इसके बाद कुछ फंक्शंस का एक टॉपिक आता होता है, एग्जाम में आया हुआ है, वो आपको फर्दर डिटेल्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं एक बार समझा भी दूंगा लास्ट में। चलिए, उसके बाद कुछ इसके नुकसान भी होते हैं कि वो क्या है कि एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आप करोगे, थर्ड पार्टी का है, एक्सपेंस और ब्रोकरेज लगती है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, क्योंकि अब चार्जिंग क्या है, वो आप लोन के तरीके से ये डील कर रहे हो, यानी आप एडवांस में ले रहे हो फैक्टर से, तो उसके बदले जो ब्रोकर फीस है उसी में इंटरेस्ट भी होता है कई बार। तो वो जो फैक्टर है वो जानबूझ के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे पता है कि सेलर ये ना नीड है, सेलर को ज़रूरत है, तो इसी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं इसमें। उसके अलावा फैक्टर एक थर्ड पार्टी है, तो उसमें अगर हम ये कहें कि उससे हम मतलब हाथ मिलाकर ये कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, लेकिन बायर कई बार अनकंफर्टेबल फील करता है, यानी कस्टमर अनकंफर्टेबल फील करता है कि क्या हम दूसरों को पैसे दे रहे हैं, क्या इसमें कुछ वो तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अनकंफर्टेबिलिटी का भी फैक्टर आ जाता है। और लास्ट मीन्स कि ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, यानी आप थोड़े समय के लिए पैसों से एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। तो दीज आर ऑल अबाउट फैक्टरिंग। मैंने एक ही कह लो कि छोटे से पेज में आपको ये पूरा प्रोसेस भी बता दिया है और साथ में ये भी बता दिया कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ऑब्वियसली फीचर्स इसमें ही कवर हो जाते हैं। क्लियर? चलिए।
अब हमने फैक्टरिंग को भी कवर किया है तो जल्दी से म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, अगर आपको पता हो तो मैंने सेकंड चैनल में अपने ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का भी डिफरेंस डाला था इसी वजह से, ताकि आपको ये कंसेप्ट पहले ही वहाँ पे समझ आ जाए। तो उससे अगर आपने समझा है तो ठीक है, नहीं समझा तो एक बार यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी मनी को मतलब इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज को खरीद सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकें और हायर रिटर्न्स ले सकें। वैसे आप सबको ये मीनिंग्स नॉर्मली क्लियर है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनर ज़्यादातर डाल देता है वो क्या है, इसके टाइप्स। तो उसकी ओर ज़रा देख लीजिएगा कि ओपन एंडेड, सबसे पहले आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सोर्स है, मतलब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको लगता है हाई रिटर्न नहीं आए, आप रिडीम कर लो, यानी उसी समय एग्जिट भी हो सकते हो, यानी आपको कोई एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इस केस में। ये होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। दूसरा क्लोज एंडेड, नाम से क्लियर है, अगर ओपन एंडेड में आप दोनों चीज़ों में जा सकते हो, एंट्री भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो किसी भी टाइम में। उसी वजह से एक क्लोज एंडेड क्या कहता है कि भाई एंट्री कर जाओ, एग्जिट फिक्स्ड टाइम से पहले नहीं कर पाओगे, यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसका जो टाइम पीरियड है उतनी देर तक आपको वहाँ पे स्टिल रहना पड़ेगा, जब तक फिक्स मैच्योरिटी का पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक आप रिडीम या एग्जिट नहीं कर सकते उस केस में। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तीसरा है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जिसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है 5 मार्क्स का ज़्यादातर, कि म्यूचुअल फंड मनी मार्केट के नाम से। ऑब्वियसली मनी मार्केट क्या है, हमने फर्स्ट यूनिट में अच्छे से पढ़ा कि जो मार्केट आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या देती है, लोन देती है। तो ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही रिटर्न्स लेने की कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, हमें टाइमली ही रिटर्न्स मिलते रहें, तो वहाँ पे अगर आप कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स में, उन्हें हम कहते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। फिर आते हैं हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड्स। नाम से क्लियर है कि इन्वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ फंड्स इन डेट या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज़ में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर रहे हो कि जहाँ से मुझे पता है कि भाई फिक्स्ड इनकम मुझे आने वाली है, क्योंकि इनका जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ से आपको फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है। नो मैटर आपका जो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे हो रहे हैं, कोई मैटर नहीं, आपको फिक्स्ड है कि इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नोन एज डेट म्यूचुअल फंड। उसके बाद है बैलेंस म्यूचुअल फंड्स। बैलेंस फंड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड्स क्या है, जिसमें आप इक्विटी और डेट दोनों में ही बैलेंस बना के रखते हो और दोनों में ही क्या कर रहे हो, यानी वो म्यूचुअल फंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में भी लगाता है और डेट फंड्स में भी लगाता है और इक्वली लगाता है, यानी दोनों में बैलेंस बना के रखता है कि ना ज़्यादा इक्विटी में फ़ायदा हो ना ज़्यादा डेट में नुकसान हो, मतलब दोनों में ही बराबरी का काम करता है, ताकि इस केस में दोनों में ही आपको एग्जैक्टली ऐसा बेनिफिट हो जो आपको चाहिए। उसके बाद गिल्ट, गिल्ट फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के फंड्स, मतलब सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। जब आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो बन जाता है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, यानी ये ज़्यादातर वो वाले इन्वेस्टर्स लेते हैं जो अपने आप को रिस्क अवर्स समझते हैं कि भाई हमें दूर रहना है, यानी एक तरीके से कह लो कि हमें ज़्यादा कोई पल्ले नहीं पड़ना किसी और चीज़ों के, हमने सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में डील करके इतने में इंटरेस्ट की ले लेना है, बात खत्म। लेकिन जब यहाँ पे आता है कि आप रिस्क से बचना चाहते हो तो दूसरी तरफ है इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, तो इंटरेस्ट इसमें हाई होता है। टैक्स सेविंग, नाम से क्लियर है भाई, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट सोर्स आपको प्रोवाइड करता है या फिर आप कह लो कि ऐसी भी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है जहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम टैक्स 80C के अंदर आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट सोर्सेज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे आपको 80C की डिडक्शंस मिल जाती हैं। 80C मतलब 1,50,000 तक मिनिमम आपको डिडक्शन, मैक्सिमम आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी। उसके बाद इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड क्या होता है, एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है या फिर कह लो कि इट इज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक और बॉन्ड डिजाइन टू मिनिमम द कॉम्पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स। यानी एक तरीके से अगर मैं आपको सिंपली एग्जांपल दे दूं कि इंडेक्स फंड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे फंड सोर्स है जहां पे आप कह लो कि उस एक इंडेक्स बना होता है, यानी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ का एक कॉम्पोजिशन बना होता है जिसे हम इंडेक्स कह देते हैं। और जब आप म्यूचुअल फंड को कहते हो कि ये लो मेरे इतने पैसे हैं आप इंडेक्स में लगा दो,
यानी निफ्टी 50, आप सबने सुना होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 मीन्स निफ्टी में इतने स्टॉक्स हैं, इतनी सिक्योरिटीज हैं। उस केस में जब आपने निफ्टी में कहा कि इन्वेस्टमेंट कर दो, निफ्टी 50 में आपने खरीदा इंडेक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ, उन सभी में आपने पैसा लगा दिया है। यानी जितनी फ्लक्चुएशन उन सभी में होगी उसका इफेक्ट इंडेक्स पे पड़ेगा, और जो इंडेक्स की फ्लक्चुएशंस निकलेंगी उसके बेस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स। चलिए अब आते हैं इसके कुछ फायदे और नुकसान की तरफ कि म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो जब आप वाई बात करते हो तो वहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि आप अपने रिस्क को डाइवर्स करना चाहते हो, या फिर आप अपने रिस्क को ज़्यादा फैलाना चाहते हो कि आपका रिस्क एक ही जगह पर ना रहे, अलग अलग होगा, तो आपको भी बेनिफिट होने वाला है कि रिस्क से अब इतना ज़्यादा नहीं नीचे गिरोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा रिस्क हो जाएगा हर तरफ से, तो ठीक है। एक ही तरफ से ज़्यादा होना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, यानी म्यूचुअल फंड्स आपको क्या कर रहा है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप अगर एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि आपको इतने रिटर्न्स आने की संभावना है। यानी ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि गिल्ट फंड्स हो गया, या फिर आप कह लो कि क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स जो है ना, डेट सिक्योरिटी मतलब फिक्स्ड इनकम वाले। उससे क्या होता है कि आपको पता है कि इतना रिटर्न तो मुझे मिलने ही वाला है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये श्योर हो गया कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको ये बता दिया कि इतने रिटर्न आपको तो मिलेंगे ही, तो उससे आप सेटिस्फाई हो गए। तो वहां पे आपका जो सेफ्टी है रिटर्न्स की वो ज़्यादा है। ठीक है। थर्ड वन इज टैक्स सेविंग, हमने ऊपर पढ़े थे, तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की वजह से क्या होता है, आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको 1,50,000 तक मैक्सिमम अंडर ELSS स्कीम के बहस क्या मिल जाती है, डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो ये हो गया थर्ड। कॉस्ट एफिशिएंसी, वैसे मैं सच कहूँ एक मेरे प्रेफरेंस पे आपको मैं ये कहता हूँ कि ये जो बेनिफिट है ना, ये है तो ज़रूर, लेकिन एज कंपेयर टू दिस आप कहोगे कि शायद ये डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में चार्जिंग फीस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ETF। लेकिन अगर मैं फिर भी ये कहूँ कि आप ये कहना चाहोगे कि इसमें ये बेनिफिट आ सकता है, तो आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब म्यूचुअल फंड बाकियों से कंपैरिजन सोर्स है ये, मतलब रिटर्न ज़्यादा देने की वजह से इसमें जो कॉस्ट का इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं पड़ता, तो इसमें ये कॉस्ट एफिशिएंसी ऑप्शन भी आ जाता है कई बार। और फिफ्थ वाला है कि इसमें आप क्विक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आप सबको पता है कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है नहीं, तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक क्लिक के साथ ही आप जल्दी से आसानी से कर सकते हो, यानी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कॉम्प्लिकेटेड नेचर का नहीं मिलता। चलिए अब आते हैं इसके कुछ नुकसान डिसएडवांटेज की तरफ। तो वो क्या है कि म्यूचुअल फंड आपको फिक्स्ड गारंटेड रिटर्न्स की ऑफर नहीं देता। माना कि फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, क्या अब ये आप कहोगे कि ये गलत हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे कहा था फिक्स्ड इनकम रिटर्न, वो था डेट में, मतलब एक ही तरफ आपको पता है कि इसमें मिलेगा। लेकिन अगर आपने सपोज करो इंडेक्स की एग्जांपल ले लो, या फिर बाकी म्यूचुअल फंड्स की एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे आपको बचने का तरीका तो है नहीं। वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको क्या पता कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले। तो आपने अकेला एक म्यूचुअल फंड देख के ये नहीं कह देना कि यार मुझे फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे, बात खत्म। आपको ये नहीं पता कि एक के एडवांटेज ले रहे हो तो बाकियों के नुकसान तो मिल रहे हैं ना आपको, यानी एक ने आपको बेनिफिट दे दिया कि फिक्स्ड इनकम के साथ आप डील कर लो, बात खत्म। लेकिन ये भी तो देखो कि आपके पास डेट से डील करने की इतनी कॉस्ट है, मतलब डेट के पास डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, क्योंकि हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स और नुकसान, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर कोई कंपनी चाहेगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, बाकियों में भी तो इन्वेस्टमेंट करोगे, जब बाकियों में करोगे तो म्यूचुअल फंड कहता है कि हमारी रिटर्न्स में कोई भी ग्रंटेड ऑफर नहीं है कि आपको फिक्स्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दूसरा, ऑल फंड्स आर मैनेज बाय फंड मैनेजर, सो डू यू हैव एनी कंट्रोल ऑन योर इन्वेस्टमेंट, डोंट हैव योर एनी कंट्रोल, सॉरी। मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे जो फंड्स है वो फंड मैनेजर देखता है, तो इसमें एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो सारा काम उसका है, इसका मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा उस केस में, तो जो भी होगा वो देखेगा, यानी एक पूरा कंट्रोल उसके हाथ में भी दे देना, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तीसरी चीज कि ऑलवेज ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क हो जाता है कई बार, मतलब
हमने सोचा कि ठीक है डाइवर्सिफाई कर दो चीज़ों को, उससे क्या होगा, रिस्क हो जाएगा, लेकिन हम कई बार ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, उससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती हैं। और उस जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन में हम फंस जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें रिटर्न की बजाय कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ जाती है, तो वो हमारे लिए नुकसान है। उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस का इंडिकेटर म्यूचुअल फंड हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता सकता। तो हम जहाँ पे भी चले जाएं म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स देख लें, पास्ट परफॉर्मेंस को देख लें, तो वो क्लियर फीचर के बारे में हमें नहीं, मतलब एक लाइमैन चला गया वहाँ पे और देख रहा है, और उसे समझ कैसे आएगा भाई। हमें जब चीज़ें समझ आ जाएं तो वो अच्छी लगती हैं, चाहे जितनी भी अच्छी हों, जब तक हमें वो चीज़ समझ नहीं आई उसमें हम यही कहेंगे कि वो एक पर्पस में ज़्यादातर लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से लिमिटेशन है। उसके बाद हमने बात करी थी कि वही वो कॉस्ट ऑफ एक्टिव ऑप्शन है, तो मैंने उसी समय बता दिया था कि यहाँ पे भी हम फीस लेते हैं। तो इसी वजह से ये नहीं मानना कि सर ने कहा था कि वो एडवांटेज है, वो किसी हद तक आपको कॉस्ट ऑफ एक्टिव ऑप्शंस दे रहा है बाकियों से लेकर, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फीसेस हैं जो बाकी हम देखते हैं कि नहीं लेते, लेकिन ये लेता है। जैसे कि मैनेजमेंट फ़ीस ये ले रहा है, ऑपरेशनल फ़ीस ये एक्स्ट्रा ले रहा है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज भी ज़्यादा कई बार ले लेता है। तो ये चीज़ें इसमें डिसएडवांटेज का केस बन जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। एक छोटा सा आपका स्ट्रक्चर भी पॉइंट आता है इसमें, वो भी देख लीजिएगा कि ट्रस्ट इज सबसे पहले फंड स्पॉन्सर होता है, यानी जो फंड स्पॉन्सर करता है सबसे पहले ही म्यूचुअल फंड में कि आप डाल दो। उसके बाद इसमें ट्रस्टीज एएमसीज होते हैं। एएमसी भी एक कह लो कि इसके एएमसी और ट्रस्टीज जो होते हैं वो मिलकर काम कर लेते हैं आपस में कि जो भी हमने फंड लगाना है वो कहाँ लगाना है, कैसे कैसे लोगों मतलब किन किन चीज़ों में लगाना है, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही इसके अंदर कुछ कस्टोडियन यानी मतलब कह लो कि कंपनीज होती हैं, मतलब जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने सिक्योरिटीज़ की सेफ्टीज़ को देखना है कि कोई भी सिक्योरिटीज़ मतलब सेफली काम, मतलब सारी सेफ्टी वाली सिक्योरिटीज़ हों, कोई भी नुकसान ना दे किसी को, ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ज़्यादा इतना मतलब सोचने मत लग जाना कि ये कितना मुश्किल स्ट्रक्चर है, आसान है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, स्पॉन्सर क्या है, ट्रस्टीज़ क्या है, एएमसीज़ क्या है, मैंने थोड़ा-थोड़ा बता भी दिया है, और कस्टोडियन किसे कहते हैं वो भी आपको हिंट दिया है, और सेबी तो आप सबको पता है। ठीक है जी? तो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड।